नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। मेरा नाम रोहित शर्मा है, उम्र 30 साल, पेशे से पत्रकार हूं और जिंदगी का ज्यादातर वक्त सच और झूठ के बीच फर्क खोजने में बिताया है। भूत प्रेत जैसी बातों पर मेरा कभी यकीन नहीं रहा, लेकिन उस असाइनमेंट ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है उस वक्त की जब मेरे अखबार ने मुझे बिहार के एक छोटे कस्बे में भेजा। वहां एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो करीब 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उस स्टेशन पर अजीब हादसे होते हैं। कई लोग वहां रुके, लेकिन कभी सुबह तक जिंदा नहीं लौटे। जब मैं बस से उस कस्बे में पहुंचा तो सबसे पहली चीज जिसने मुझे चौंकाया वो था माहौल। जैसे पूरा कस्बा किसी अदृश्य डर के बोझ तले दबा हो। बाजार में लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन का नाम लिया, उनकी आंखों में एकदम डर उतर आया। एक दुकानदार तो बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से सिर झुकाकर वहां से चला गया। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक पुरानी चाय की दुकान थी। मैंने वहीं रुककर चाय मांगी। चाय वाले बूढ़े ने जब सुना कि मैं स्टेशन की रिपोर्टिंग करने आया हूं, तो उसका हाथ कांप गया और गिलास से आधी चाय जमीन पर गिर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, रात में वहां मत जाना। जिन्न है, शाप है उस जगह पर। जो भी गया लौटा नहीं। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, दादाजी, मैं पत्रकार हूं। सच की तलाश करना ही मेरा काम है। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके चेहरे की शिकन और आंखों का डर मुझे बेचैन कर रहा था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर अजीब सी वीरानी छा रही थी। झाड़ियों में झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा का बहना, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरे मन के भीतर कहीं एक अनजाना डर बैठ चुका था। जब मैंने पहली बार उस रेलवे स्टेशन को देखा, तो दिल सच में धड़कना भूल गया। टूटी फूटी इमारत, जंग लगे बोर्ड पर मिट चुके अक्षर और बेंचों पर जमी धूल। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहां कई साल पहले रुक गया हो। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक तब दौड़ गई जब मैंने साफ साफ सुना, दूर कहीं से आती एक ट्रेन की सीटी। मैंने पटरियों पर नजर डाली। वहां सिर्फ जंग लगे लोहे की पटरियां थी, जिन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। और उस पल मैंने पहली बार सोचा, शायद ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है। उस रात मैं स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा था। लकड़ी की पुरानी खिड़कियां आधी टूटी हुई थी और उनमें से आती हवा ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे सीटी बजा रहा हो। मैंने अपने बैग से कैमरा और नोटबुक निकाली और सोचा कि यहां की पहली रात को अच्छे से डॉक्यूमेंट करूं। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई बाहर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। टूटी बेंचों पर बस धूल और जाले थे, लेकिन हवा में हल्की सी गंध थी, जली हुई मिट्टी और लोहे जैसी। मैंने चारों तरफ रोशनी डाली, पर कोई नजर नहीं आया। मैं वापस अंदर आने ही वाला था कि अचानक, रोहित, मेरे कानों में किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं खुद को समझाने लगा कि ये मेरा भ्रम है, हवा का खेल है। आखिर मैं वही आदमी हूं जो भूत प्रेत पर हंसता आया है। लेकिन अंदर से एक अजीब डर मुझे दबाने लगा था। मैं वेटिंग रूम में लौटा और वहां पड़ी पुरानी अलमारी को देखा। उसके दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। मैंने उसे खोला तो अंदर धूल से भरी कुछ फाइलें और कागज मिले। इन्हीं के बीच एक बड़ा सा रजिस्टर रखा था, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी बुक। मैंने उसे पलट कर देखा। शुरुआती पन्ने सामान्य थे, ट्रेन का समय, गार्ड की साइनिंग, सामान की एंट्री। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरे हाथ कांपने लगे। आखिरी एंट्री पिछले ही हफ्ते की थी। पिछले हफ्ते? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? यह स्टेशन तो 20 साल पहले बंद हो चुका है। एंट्री में लिखा था, रात 12:12,
गाड़ी नंबर 66 प्लेटफॉर्म पर पहुंची। यात्री चढ़े, गार्ड साइन किया। मैंने माथे पर पसीना पोंछा। क्या किसी ने मजाक के लिए ये लिखा होगा? लेकिन पन्नों की ताजगी और स्याही की गंध बता रही थी कि ये हाल ही में लिखा गया है। तभी पीछे से फिर से वही आहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो। मैंने धीरे से टॉर्च घुमाई, लेकिन दरवाजा खाली था। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा। प्लेटफॉर्म पर धुंध फैलने लगी थी। रात के सिर्फ 11 बजे थे, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। मैंने देखा कि पटरियों पर जंग लगे, लोहे की चमक हल्की हल्की हिल रही है, जैसे कोई अदृश्य इंजन वहां खड़ा हो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी आंखें धोखा दे रही है। लेकिन तभी फिर वही आवाज, रोहित। इस बार आवाज पास से आई, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। मैं वापस वेटिंग रूम की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस रात मैंने बहुत कोशिश की कि सो जाऊं, लेकिन बार बार वही आवाज, वही कदमों की आहट और सीटी की धुन मेरे कानों में गूंजती रही। सुबह की पहली रोशनी ने जब कमरे को छुआ, तभी मुझे राहत की सांस मिली। लेकिन मेरे भीतर कहीं ये साफ हो चुका था, ये स्टेशन सिर्फ वीरान नहीं है, यहां कोई है और उसने मुझे देख लिया है। सुबह होते ही मैंने वेटिंग रूम का दरवाजा खोला। रात की धुंध अब भी पटरियों पर अटकी हुई थी, जैसे स्टेशन ने रात के डर को पकड़ कर रखा हो। मेरी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्यूरियोसिटी मुझे आगे खींच रही थी। मैंने तय किया कि आज गांव वालों से बात करूंगा। अगर यह सब वाकई अफवाह है तो सच सामने आ जाएगा। मैं बाजार की तरफ गया। वहां सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। सब्जियों की दुकानें, बच्चे स्कूल की वर्दी में और औरतें पानी भरते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन का जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रामेश्वर था, मुझे देखकर बोले, बाबूजी, यहां के लोग उस जगह का नाम भी लेने से डरते हैं। आप क्यों जानबूझकर मौत को बुला रहे हो? मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं पत्रकार हूं और मुझे सच्चाई जाननी है। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और पास की एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आप जानना ही चाहते हो तो सुनो। मेरे छोटे भाई की मौत उसी स्टेशन पर हुई थी। वो रात को शौक में वहां गया था, वापस नहीं आया। सुबह सिर्फ उसका बैग मिला, पटरियों के बीच। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस ने कहा कि शायद ट्रेन से कट गया। लेकिन बाबूजी, 20 साल से वहां कोई ट्रेन चलती ही नहीं। फिर मेरे भाई को किसने मारा? मैं स्तब्ध रह गया। इसके बाद मैंने और लोगों से बात की। एक औरत ने बताया कि उसका पूरा परिवार एक रात बरसात से बचने के लिए स्टेशन के वेटिंग रूम में रुका था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर चारपाइयां बिछी थी, कपड़े और बर्तन वैसे ही थे, लेकिन परिवार के चारों लोग गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। मैंने पूछा कि पुलिस ने क्या कहा। औरत ने कड़वाहट से हंसते हुए जवाब दिया, पुलिस कहती रही कि वो कहीं भाग गए होंगे। लेकिन बाबूजी, उनका पूरा सामान वही पड़ा था। कौन अपने बच्चों का कपड़ा, जेवर और राशन छोड़कर कहीं भागता है? इन कहानियों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। रात के फुसफुसाहटें और लॉगबुक की एंट्री अब इन गवाहियों से जुड़ने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक नौजवान ने मुझसे बात की। उसका नाम सूरज था। उसने कहा, भैया, कल रात मैंने भी आवाज सुनी थी। मैं स्टेशन के पास से गुजर रहा था तो लगा जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। फिर मैंने देखा, प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, यूनिफॉर्म पहने, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस काले गड्ढे। मैंने दौड़ लगाई और आज तक उस ओर नहीं गया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि कल रात मैंने भी वही एहसास किया था कि कोई मुझे देख रहा है। धीरे धीरे इन सारी घटनाओं का बोझ मेरे ऊपर चढ़ने लगा।
मैं अब तक सोच रहा था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन इतने सारे लोग, इतने अलग अलग हादसे, और सबका जुड़ना उसी स्टेशन से, क्या वाकई वहां कोई अदृश्य शक्ति है, या मैं खुद अपने डर में उलझ रहा हूं? जब मैं बाजार से वापस लौटा तो सूरज आधा ढल चुका था, लेकिन उस पूरे रास्ते एक ही सवाल मेरे मन में गूंजता रहा। अगर ये सब सच है, तो उस स्टेशन पर असल में क्या हुआ था? और उस रात मुझे जवाब मिलने वाला था, एक ऐसा जवाब जो मेरी जिंदगी बदल देगा। बाजार से लौटने के बाद मैं सीधा अपने किराए के कमरे में चला गया। मन भारी था, इतनी कहानियां, इतने हादसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी न किसी तरह से मुझसे जुड़ा हुआ है। रात को मैंने अपने बैग से कैमरा और नोटबुक निकाली और अब तक की सारी बातें लिखने लगा। फिर अचानक मेरे फोन पर मां का कॉल आया। मैंने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, मां, सब ठीक है, बस थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं। यहां के लोग बहुत अजीब कहानियां बताते हैं। मां कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कौन सा स्टेशन है? मैंने नाम लिया और उसी पल फोन के उस पार एक गहरी चुप्पी छा गई। मैंने सोचा नेटवर्क चला गया होगा, लेकिन फिर मां की टूटी हुई आवाज आई, रोहित, तू वहां क्यों गया? तुझे पता भी है उस जगह का हमारी जिंदगी से क्या रिश्ता है? मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब मां? आप मुझे क्यों नहीं बताती? मां ने गहरी सांस ली और बोली, तेरे चाचा विक्रम, उन्हीं दिनों वही मरे थे। पुलिस ने कहा हादसा है, लेकिन तेरे पापा हमेशा कहते थे कि वो स्टेशन शापित है। उस दिन के बाद तेरे पापा कभी उस ओर नहीं गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अब तक सिर्फ एक कहानी की तलाश कर रहा था, लेकिन अब ये मेरी अपनी फैमिली की कहानी बन चुकी थी। मैंने मां से और जानना चाहा, लेकिन वो रोने लगी और कॉल काट दिया। मैं स्तब्ध बैठा रह गया। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने ठान लिया कि मुझे चाचा विक्रम के बारे में सब कुछ जानना है। अगली सुबह मैं अपने गांव गया, जहां पुराने घर में पापा के कुछ कागज रखे थे। पापा अब नहीं रहे, लेकिन शायद उनके नोट्स मुझे मदद कर सकते थे। घर की अटारी में धूल से भरा एक बक्सा मिला। उसमें पुरानी तस्वीरें, खत और कुछ डायरी जैसी चीजें रखी थी। मैंने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। एक डायरी पर लिखा था, विक्रम। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज फिर स्टेशन पर गया। वहां अजीब सी खामोशी है। लोग कहते हैं रात को सीटी की आवाज आती है। कल मैंने भी सुनी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं गुजरी। मैं डर गया हूं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। आज वेटिंग रूम में सोचा कि रात बिता लूं। आधी रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर झांका तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर गीले पैर के निशान थे, जैसे कोई बारिश से भीग कर आया हो। मैं अब हर रोज बुरे सपने देख रहा हूं। कोई मुझे पुकारता है, लेकिन जब देखता हूं तो वहां सिर्फ अंधेरा होता है। अगर ये मेरी आखिरी डायरी है तो जो भी इसे पढ़े, कभी उस स्टेशन की रात मत देखना। मैंने किताब बंद कर दी। हाथ कांप रहे थे। ये कोई अजनबी की कहानी नहीं थी। ये मेरे अपने चाचा की आखिरी लिखावट थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक अधूरी लाइन लिखी थी, वो मुझे लेने आ रहा है। उसके बाद पन्ना खाली था। मैंने गहरी सांस ली। अब मैं समझ चुका था कि ये सिर्फ एक जगह का श्राप नहीं है। ये एक अधूरी कहानी है जो मेरी फैमिली से जुड़ी है। और अब मैं खुद उसी स्टेशन पर था। उस पल एक ठंडी हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाया, तू भी अब बाहर नहीं जाएगा। मैं कांप उठा। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक हकीकत है। और अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर मेरे चाचा विक्रम गए थे। डायरी पढ़ने के बाद से मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, चाचा विक्रम को जो दिखा, क्या वही अब मेरे साथ भी होगा? उस रात मैं स्टेशन लौट आया। आसमान बादलों से भरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्लेटफॉर्म पर झाड़ियां हिल रही थी, जैसे कोई उनमें छिपकर मुझे देख रहा हो।
मैंने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। अब मैं तय कर चुका था कि रात यही बिताऊंगा। वेटिंग रूम में घुसते ही वही सड़ी गली बदबू महसूस हुई। लकड़ी की बेंचें अब भी टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। मैंने बैग से टॉर्च निकाली और एक कोने में बैठ गया। करीब आधी रात तक कुछ नहीं हुआ। मैं थककर ऊँघने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद चिर्रर की आवाज के साथ हिला। मैं चौंक कर खड़ा हो गया और टॉर्च दरवाजे की ओर डाली। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाचा की डायरी में लिखा था। मैंने घबराकर कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे वो निशान कमरे के बीचों बीच आए और वहीं रुक गए, जैसे कोई अदृश्य शख्स मेरे सामने खड़ा हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं अपनी सांस तक सुन सकता था। अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, रोहित। आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसी पल कमरे की बत्ती झपककर जल उठी और दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वो साया लंबा था, मानो किसी आदमी का, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। मैंने कांपते हुए कदम पीछे लिए, लेकिन वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श पर ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। मैंने टॉर्च घुमाई तो साया गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल वो खिड़की के शीशे में दिखाई दिया, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ। मैं घबराकर बाहर भागा और प्लेटफॉर्म पर आ गया। सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक पूरे स्टेशन पर एक ट्रेन की सीटी गूंज उठी। मैंने देखा, ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि जैसे वाकई कोई ट्रेन गुजरी हो। मैं हक्का बक्का रह गया और फिर प्लेटफॉर्म के सिरे पर मुझे एक धुंधला सा आकृति दिखी। वो यूनिफॉर्म पहने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूरज ने बाजार में बताया था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, आंखों की जगह सिर्फ खालीपन। वो हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, तेरी बारी आ गई है। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं वही प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। आखिरी बार मुझे वही सीटी की आवाज सुनाई दी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा था, बैग और कैमरा बगल में। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, तो उसमें मैंने जो देखा, उसने मेरी रूह तक हिला दी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, दरवाजे पर अपने आप दस्तक, फर्श पर गीले पैरों के निशान और खिड़की में वो साया। यानी जो मैंने देखा था, वो मेरा भ्रम नहीं था, वो सच था। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं एक ऐसे खेल में फंस चुका हूं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। और शायद यही वो खेल था जिसने चाचा विक्रम की जान ले ली थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद से मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। अब ये सिर्फ अजीबोगरीब हादसों की बात नहीं रह गई थी, ये हकीकत थी। लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं पीछे हटने वाला नहीं था। उस दिन मैंने तय किया कि अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने सूरज को साथ चलने को कहा। पहले तो वो डर गया, लेकिन मैंने कहा कि अगर सच्चाई दुनिया को दिखानी है तो गवाह की जरूरत होगी। शाम को हम दोनों स्टेशन पहुंचे। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भैया, यहां हवा अलग लग रही है, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने उसे हिम्मत बंधाई और कैमरा चालू कर दिया। रात के करीब 11 बजे अचानक वेटिंग रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, इतना जोर से कि पूरा कमरा हिल गया। हम दोनों चौंक कर उधर भागे। भीतर घुसते ही हमने देखा कि बेंच अपने आप खिसक रही थी। लकड़ी की पुरानी कुर्सी जमीन पर उलट गई और खिड़की जोर से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सूरज घबराकर बोला, भैया, चलो यहां से निकलते हैं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की,
तभी दीवार पर अचानक खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। धीरे धीरे उन निशानों ने आकार लिया। 2 आंखें, सिर्फ 2 खून से लथपथ आंखें जो हमें घूर रही थी। सूरज चीख पड़ा और बाहर भागा। मैं भी पीछे दौड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मेरी नजर उसके शरीर पर पड़ी। वो बीच ट्रैक पर गिरा हुआ था। मैं चिल्लाया, सूरज उठो। तभी अचानक बिना आवाज के, बिना इंजन के, एक परछाई जैसी ट्रेन वहां से गुजरी। धुएं और धुंध से बनी हुई, पारदर्शी, लेकिन इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे। और उस ट्रेन के नीचे सूरज का शरीर गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें ट्रैक पर बची। मैं अवाक खड़ा रह गया। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक इंसान हवा में समा गया। ये अब मजाक नहीं था, ये मौत थी। मैं हक्का बक्का कैमरा पकड़े खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर वही आकृति दिखाई दी, यूनिफॉर्म पहने, आंखों की जगह काले गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, अब तेरी बारी है। मैं पागलों की तरह भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी तरह स्टेशन की हद से बाहर आया और जमीन पर गिर पड़ा। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। सुबह तक वही पड़ा रहा। गांव वाले जब वहां से गुजरे तो मुझे बेहोश हालत में उठाया। जब मैंने सूरज के बारे में बताया तो सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब तुझे समझ आया कि यहां क्यों कोई रात नहीं गुजारता। यहां से जो भी अंदर जाता है बाहर नहीं आता। तू बच गया क्योंकि तेरा हिसाब अभी बाकी है। उनकी ये बात मेरे कानों में गूंजती रही। सूरज अब नहीं था। उसकी मौत की गवाही सिर्फ मेरे कैमरे में थी। और अब मुझे साफ दिख रहा था, ये खेल मेरे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। सूरज की मौत के बाद मैं टूट चुका था। मन में डर था, अपराध बोध था और साथ ही गुस्सा भी। अगर ये खेल मौत तक पहुंच चुका है तो अब मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। मैंने ठान लिया कि इस स्टेशन का इतिहास खंगालना पड़ेगा। अगली सुबह मैं सीधे तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां पुराने रिकॉर्ड और फाइलें रखी जाती थी। काफी विनती करने के बाद क्लर्क ने धूल से भरी मोटी मोटी फाइलें मेरे सामने रख दी। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। करीब 1 घंटे बाद मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। सन 1965 रात की आखिरी ट्रेन इस स्टेशन पर आई। स्टेशन मास्टर अरुण कुमार अपनी ड्यूटी पर थे। ट्रेन के ड्राइवर ने रिपोर्ट दी कि प्लेटफॉर्म पर अजीब भीड़ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, भीड़ गायब हो गई। कुछ ही देर बाद स्टेशन मास्टर की लाश ट्रैक पर मिली, आंखें फटी हुई और चेहरा डर से विकृत। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसके बाद कई यात्रियों ने रात में उसी स्टेशन मास्टर को यूनिफॉर्म पहने देखा, पटरियों पर घूमते हुए। सरकार ने स्टेशन को बंद कर दिया और उस लाइन को आधिकारिक रूप से डिसकंटिन्यूड घोषित कर दिया। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट सामने आया। एक पुरानी लोकल अखबार की कतरन फाइल में दबी थी। उसमें लिखा था, अरुण कुमार ने मरने से ठीक 1 दिन पहले शिकायत की थी कि स्टेशन पर कोई अदृश्य शक्ति उसे आदेश देती है कि हर रात एक बलि चढ़ाई जाए। जब उसने मना किया तो कहा गया कि उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। मेरी रूह कांप गई। यानी स्टेशन मास्टर खुद भी शिकार था। किसी अदृश्य ताकत ने पहले उसकी जान ली और अब उसकी आत्मा को जकड़ कर रखा है। और वो आत्मा अब दूसरों की जान ले रही है, जैसे सूरज की। मैंने डायरी और रिपोर्ट को मिलाकर समझा। शायद चाचा विक्रम भी इसी चक्र में फंस गए थे। उन्होंने सच खोजने की कोशिश की और उसी ताकत ने उन्हें निगल लिया। तभी मुझे याद आया, डायरी में चाचा ने लिखा था, वो मुझे लेने आ रहा है। अब मुझे समझ आ गया कि वो कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर अरुण की आत्मा थी, जो अब उस जगह का रक्षक नहीं बल्कि जल्लाद बन चुकी थी। लेकिन सवाल यह था, अरुण खुद भी पीड़ित था, तो फिर उसकी आत्मा क्यों औरों को मार रही है? क्या वो अब पूरी तरह उस अदृश्य ताकत का हिस्सा बन चुका है, या फिर वो खुद अपनी पीड़ा दूसरों पर थोप रहा है? मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे।
और तभी तहसील के बुजुर्ग बाबूजी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस स्टेशन के नीचे जमीन में पुरानी समाधियां हैं। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में वहां मजदूरों को जिंदा दफना दिया गया था। शायद वही आत्माएं आज भी चैन नहीं पा सकी। अरुण तो बस पहला मोहरा था। उसके बाद जो भी वहां रुका वो खेल का हिस्सा बन गया। मेरे पूरे शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। अब सब कुछ साफ था। ये कोई सामान्य भूतिया हादसा नहीं था। ये एक पुरानी श्रापित जमीन थी, जहां से आत्माएं किसी को भी बाहर जाने नहीं देती। और अब मैं खुद इस कहानी में बुरी तरह फंस चुका था। रात ने पूरी तरह काली चादर बिछा दी थी। स्टेशन पर अकेला खड़ा होना अब मेरे लिए आसान नहीं रहा। लेकिन अगर मैं सच जानना चाहता था तो यही आखिरी मौका था। मैंने कैमरा चालू किया और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। हवा में ठंडक इतनी थी कि मेरी रूह तक कांप रही थी। हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म की पुरानी लकड़ियां चरमराईं, मानो स्टेशन मुझे चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही मैं वेटिंग रूम के पास पहुंचा, अचानक सारा अंधेरा जोर से हिल गया। दरवाजा अपने आप खुला और उस दरवाजे से बाहर धुंध का एक गोला निकला। धीरे धीरे उस धुंध में इंसानी आकार बन गया। यूनिफॉर्म पहना हुआ स्टेशन मास्टर अरुण। उसका चेहरा अभी भी खाली आंखों वाला, काले गड्ढों से भरा हुआ था। लेकिन इस बार उसने मेरे सामने हाथ उठाया और मैं महसूस कर सकता था कि वो केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को महसूस कर रहा है। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में जकड़े हुए थे। और तभी प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर से एक तेज सी ट्रेन की सीटी गूंजी। लेकिन ये ट्रेन दृश्य नहीं थी, सिर्फ धुंध में उभरती हुई, और इतनी तेज कि लगता था हवा फाड़ देगी। अरुण की आत्मा धीरे धीरे उस ट्रेन की ओर बढ़ी। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैंने सब समझ लिया। तुम पीड़ित हो, तुम अकेले नहीं थे। लेकिन आवाज हवा में खो गई। अरुण का साया जैसे और भी बड़ा और डरावना हो गया। उसने मेरे चारों ओर हवा घुमाई, मानो मेरा दिल बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और तभी एक हल्की रोशनी प्लेटफॉर्म के कोने से झलक गई। मैंने देखा, मेरे चाचा विक्रम की आत्मा धुंध में आधी दिखाई दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अरुण के साए के सामने खड़ा हो गया। मुझसे बोली, रोहित, भाग, बाहर निकल। अरुण ने विक्रम को देखा और एक गहरी, दर्द भरी चीख निकली। विक्रम ने मुझे हाथ बढ़ाया और मैं दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से बाहर आया, मेरी पीठ पीछे जोर से धक्का लगा। मैंने पलटकर देखा, अरुण और धुंध गायब हो गए। लेकिन उस रात की ठंडक और डर अब हमेशा मेरे भीतर बस गया। सुबह की रोशनी में स्टेशन सामान्य लग रहा था, लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग ने सब कुछ साफ कर दिया। अदृश्य ट्रेन, घबराई हुई आत्माएं और अरुण का चेहरा। मैं अब समझ चुका था, यह स्टेशन केवल यादों और आत्माओं का खेल नहीं था। यह श्रापित जमीन थी और मैं केवल एक जीवित गवाह बनकर बच पाया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, सच्चाई जानने का भाव बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं अब अपने अनुभव को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। सुबह की हल्की धूप प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी। अब स्टेशन पूरी तरह शांत था, जैसे रात की भयावहता कभी वहां रही ही न हो। लेकिन मेरे भीतर का डर और थकान हकीकत थी। मैं धीरे धीरे स्टेशन से बाहर आया। कैमरा और डायरी मेरे बैग में थे। मुझे अब यकीन हो चुका था कि जो कुछ मैंने देखा और अनुभव किया वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। रास्ते में गांव वालों से मिला। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। सबने मेरा हाल देखा और कहा, बेटा, तू बच गया। स्टेशन अब फिर कभी नहीं डराएगा। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर से पता था कि ये अनुभव हमेशा मेरी यादों में बसा रहेगा। घर लौटते हुए मैंने सोचा, सच को दुनिया तक पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग और चाचा की डायरी को अच्छे से सुरक्षित किया। पत्रकार की तरह मैंने पूरी कहानी नोटबुक में लिखा
और साबित करने की कोशिश की कि भूत या आत्माएं सिर्फ कहानी नहीं है। अगले हफ्ते मैंने रिपोर्ट तैयार की और अखबार में प्रकाशित कर दी। सच्चाई इतनी डरावनी थी कि पढ़ने वाले के रूह कांप जाए। लेकिन अब मैं जानता था कि मैंने सिर्फ कहानी नहीं बताई, मैंने पीड़ित आत्माओं की कहानी दुनिया के सामने रखी। पिछले हादसों और मेरी खुद की भयावह रातों के बाद मैंने तय किया कि अब किसी भी डर से भागना नहीं। सच्चाई जानने और सामना करने का साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। रातें अब भी कभी कभी मुझे याद दिलाती है, लेकिन मैं अब डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देता। मैंने उस स्टेशन से जो अनुभव लिया, उसने मुझे एक सबक सिखाया। भले ही अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। और इस तरह मेरी कहानी का अंत हुआ। मैं जीवित था और मैंने अपने डर का सामना किया। साथ ही मैंने उन आत्माओं के लिए भी न्याय की कोशिश की जो वर्षों से अपने दर्द और श्राप में फंसी थी। अब स्टेशन फिर वीरान था, लेकिन मेरी कहानी अब पूरी दुनिया के सामने थी। सच्चाई सामने थी और मैं जानता था, भले ही कोई माने या न माने, मैंने अपने डर का सामना किया और विजयी रहा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।